हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रील ऑफ नर्सिंग पे। आज हम आपके साथ नए टॉपिक लेकर आए हैं और इस टॉपिक का नाम है आपका नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन। नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन एक बहुत कॉमन इन्फेक्शन है जो कि आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है। इसको हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं। अस्पताल द्वारा जो संक्रमण हो जाता है उसको हम नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन अदर वर्ड से बोलते हैं और उसको हम ऑल्सो नोन एज हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन HAI भी कह सकते हैं। ये जो इन्फेक्शन होता है इसका एक क्राइटेरिया होता है, आप देख सकते हैं। ये इन्फेक्शन तब कंसिडर करा जाता है जब कोई भी पेशेंट अस्पताल में आया है और उसके 2 दिन बाद मतलब 48 घंटे के अंदर उसको इन्फेक्शन हो गया है और पेशेंट के 30 दिन के बाद डिस्चार्ज होने के बाद अगर पेशेंट को कोई इन्फेक्शन हो गया है, नया इन्फेक्शन, तो उसको भी नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन के क्राइटेरिया में देखा जाता है। कुछ फैक्टर होते हैं जिससे हम देख सकते हैं कि नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन आजकल इतना ज़्यादा बढ़ क्यों रहा है और अस्पतालों में संक्रमण की संख्या में बढ़ोतरी क्यों हो रही है। तो पहला रीज़न यहाँ पर लिखा हुआ आपका क्राउडेड हॉस्पिटल कंडीशंस। अस्पतालों में आजकल बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, पेशेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, स्टाफ, पेशेंट के रिलेटिव्स। तो इसमें हमें पता नहीं होता कि किसको, पेशेंट का तो हमें पता होता है कि उसको इन्फेक्शन होता है, लेकिन हमें बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता है कि वो कौन सा इन्फेक्शन कैरी करे हुए हैं। तो उस कंडीशन की वजह से हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होने के चांसेस लोगों को ज़्यादा रहते हैं। सेकेंड बात है आपका न्यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। न्यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब ये है कि हर कंडीशन के अंदर हर साल या हर महीने कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो नया ऑर्गेनिज्म जन्म लेता है, नई डिजीज़ का आउटब्रेक होता है। तो जब भी कोई नई डिजीज़ का आउटब्रेक होता है तो उससे निपटना बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में मुश्किल होता है। तो अस्पताल एक ऐसी जगह है जहाँ पे बीमारी बहुत ज़्यादा होती है और संक्रमण कई प्रकार के होते हैं लोगों को, तो वो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो लोगों में फैल जाता है, या तो अस्पताल स्टाफ को या फिर खुद पेशेंट से पेशेंट को। तीसरा आता है आपका इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल विद कॉम्प्रोमाइज इम्यून सिस्टम। किसी व्यक्ति का अगर अस्पताल में पेशेंट जो हैं उनकी संख्या ज़्यादा है और उनमें ऐसे लोगों की बहुत संख्या ज़्यादा है जिनको इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो उस वजह से व्यक्तियों को किसी भी तरीके से हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो जाता है। बहुत सीवियर कंडीशन जैसे कि आपका कई प्रकार के बैक्टीरियल डिजीज़ हो गए पेशेंट को, कई प्रकार के वायरल डिजीज़ हो गए हैं और कई प्रकार की ऐसी प्रॉब्लम है जिसने पेशेंट की इम्यूनिटी को ब्रेक कर रखा है, तो उसकी कॉम्प्रोमाइज इम्यूनिटी के कारण उसको अस्पताल से कई प्रकार के संक्रमण हो सकते हैं। फिर आता है आपका इंक्रीज बैक्टीरियल रेजिस्टेंस। कभी कभार जब पेशेंट का हम ट्रीटमेंट करते हैं एंटीबायोटिक से या अलग इन्फेक्शन का, तो उससे क्या होता है, बैक्टीरिया जो होता है बॉडी के अंदर क्या बना जाता है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब वो आपके बॉडी के अंदर घर बना लेता है। तो वो कंडीशन भी पेशेंट को या अस्पताल के अंदर मरीजों में देखने को मिल सकती है विद द ट्रीटमेंट। अब हम बात करते हैं एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन। हम देखते हैं कि कैसे बीमारी लोगों में फैलती है अस्पताल द्वारा। तो यहाँ बताया गया आपका इन्फेक्शन जो है वो आपका 2 प्रकार से हो सकता है, एक्सोजीनस और एंडोजीनस। एक्सोजीनस जो बाहर के ऑर्गेनिज्म होते हैं जब हमारे बॉडी में, वो आके बीमारी को क्रिएट करते हैं, जैसे कि वायरस आ गया, कोई भी वायरल डिजीज़, कोई भी बैक्टीरियल डिजीज़ जो बाहर के एनवायरनमेंट से हमारे शरीर के भीतर आके हमें बीमार कर सकता है अस्पताल के अंदर। एक होता है एंडोजीनस। एंडोजीनस का मतलब होता है और अपॉर्चुनिस्ट नॉर्मल फ्लोरा। नॉर्मल फ्लोरा हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर ही होते हैं, लेकिन जैसे उनको अपॉर्चुनिटी दिखती है, कोई भी इन्फेक्शन हमारे बॉडी के अंदर आया तो वो क्या होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर संक्रमण क्रिएट कर सकते हैं। फिर आता है आपका होस्ट ससेप्टिबिलिटी। तो अपने एक पहली बात तो ससेप्टिबिलिटी का मतलब ये होता है कि इम्यून सिस्टम का वीक होना। अगर कोई ऐसा होस्ट है या ऐसी होस्ट की पॉपुलेशन है जहाँ पे वो बहुत ससेप्टेबल है तो उसको इन्फेक्शन हो सकते हैं। इस एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी को 2 से 3 संक्रमण
पहले से ही है जिसका वो इलाज अस्पताल में करा रहा है, तो उसको चौथा संक्रमण भी हो सकता है, क्योंकि उसकी 2 से 3 संक्रमण के कारण उसकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, इसके कारण उसको वो इन्फेक्शन लग सकता है। फिर आता है आपका मेडिकल इक्विपमेंट्स और सर्जरी प्रोसीजर के दौरान होने वाले इन्फेक्शन। सर्जरीज, जैसे ऑपरेशन थिएटर में सर्जरीज को परफॉर्म किया जाता है, पेशेंट का ऑपरेशन करा जाता है, तो कई प्रकार के उसमें मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, स्टील इक्विपमेंट होते हैं, सर्जिकल ब्लेड और से बहुत सी चीज़ें होती हैं आपकी जो पेशेंट के लिए हमें परफॉर्म करी जाती हैं। तो अगर मेडिकल इक्विपमेंट्स बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक है और बहुत ज़्यादा उसमें गंदगी है, या फिर डॉक्टर ने हाथ धोए हैं, या जो भी है कोई कंडीशन ऐसी है, तो पेशेंट की सर्जरी ओपन होने के दौरान उसकी बॉडी ओपन होती है और उसको हॉस्पिटल द्वारा इन्फेक्शन हो सकता है। अब हम बात करते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। तो कैसे ये जो आपका हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है वो ट्रांसमिट होता है, इसके कुछ मोड्स होते हैं। तो देयर आर 5 मेन मोड्स, 5 बड़े मोड हैं। तो हम बात करते हैं कॉन्टैक्ट, वेक्टर बोन, एयरबोन, ड्रॉपलेट और कॉमन व्हीकल। एक चित्र में देख पा रहे होंगे आपका, यहाँ पे 3 चित्र बने हुए हैं। प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वातावरण में सूक्ष्म जीवों का प्रेजेंट होना, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स, पेशेंट की प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा वीक होना, ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजेंस बिटवीन स्टाफ एंड पेशेंट्स, पेशेंट से स्टाफ को डिजीज़ ट्रांसमिट हो जाना, या फिर स्टाफ से पेशेंट को ट्रांसमिट हो जाना, या फिर अदर जो भी फैमिली मेम्बर हो उनमें ट्रांसमिट हो जाना। ये सब क्या, तीनों चीज़ें क्या हैं, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन के आधार पे मैटर करती हैं कि कैसे व्यक्ति को बीमारी एक से दूसरे तक पहुंच रही है। आगे हम डिस्कस करते हैं अगली स्लाइड में। तो पहला है आपका ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन आपको ऐसा समझ में आ रहा है कि ये तब होता है जब कोई संक्रमित व्यक्ति छींकता है या खांसता है, तो जो उसके ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई होते हैं वो आपके एनवायरनमेंट में स्प्रेड आउट हो जाते हैं। तो इससे कई प्रकार के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकते हैं। और भी चीज़ बताइए यहाँ पे, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट प्रोसीजर्स, जैसे किसी की ब्रोंकोस्कोपी हो रही है या किसी का सक्शन हो रहा है। सक्शन अगर बहुत सक्शन हमने यूज़ करा हुआ यूज़ कर लिया, या फिर सक्शन बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक था, तो पेशेंट के बॉडी में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। और ब्रोंकोस्कोपी, जब पेशेंट का ब्रोंकस एग्जामिन करते हैं डाल के, तो उसमें भी अगर हम आर्टिकल को सही यूज़ नहीं कर रहे हैं तो पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है। तो ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन बेसिकली छींकने खांसने से ही फैलता है। सेकंड आता है आपका वेक्टर। वेक्टर ट्रांसमिशन ये तब होता है जब मच्छर द्वारा या कोई कीड़े मकोड़ों द्वारा किसी बीमारी के ऑर्गेनिज्म को पेशेंट तक ले जाया जा सके। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बात लिखा हुआ है इंटरवर्टिब्रेट एनिमल्स। तो पेशेंट को मच्छरों द्वारा मलेरिया, डेंगू या कई प्रकार के चिकनगुनिया नामक बीमारियां हो सकती हैं। तो ये सब क्या होता है, वेक्टर ट्रांसमिशन की श्रेणी में आने वाली बीमारियां होती हैं, जो कि पेशेंट को अस्पताल में स्टे के दौरान हो सकती हैं। वेक्टर होता है कैरियर। एयरबोर्न ट्रांसमिशन में हम देखेंगे, यहाँ बताया गया टाइनी ड्रॉपलेट न्यूक्लियस दैट रिमेन 5 सस्पेंडेड इन एयर। जो बहुत टाइनी, बहुत माइक्रो कण होते हैं छींकने खांसने के बाद, जो कि हमारे वातावरण में फैल जाते हैं और एयर में सस्पेंड हो जाते हैं। तो छींकने खांसने के उस एयर सस्पेंशन के अंदर अगर बहुत से अनइन्फेक्टेड लोग उसके संपर्क में आ जाएंगे तो उनको भी वो बीमारी हवा के द्वारा हो सकती है। फिर आता है आपका कॉमन व्हीकल ट्रांसमिशन। कॉमन व्हीकल ट्रांसमिशन में हम देखते हैं कि कोई भी ऐसा मटेरियल जो कि कंटेमिनेटेड है, जैसे कि हम बात कर लें कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, बेड, कुर्सी, जो भी है जिस पे इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं, उस मटेरियल को अगर हम इनडायरेक्टली हमारे बॉडी के अंदर कंटेमिनेशन का कॉज बन सकता है। अब हम बात करते हैं आपका कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन। कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसको 2 सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। एक है आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन और एक है आपका इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन के अंदर देखेंगे आपका लिखा हुआ है जब बॉडी के सरफेस से किसी भी चीज़ का, ऑर्गेनिज्म का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे ससेप्टेबल होस्ट
an infected colonized person such as occurs when a person turns a patient